हेलो प्यारे बच्चों, भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट, मैं सुनील डिक्सेना। फर्स्ट चैप्टर आपके एग्रीकल्चर टीचर एग्जाम जो 2024 में जो होने वाला है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा कोर्स तैयार किया गया है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो डेयरी पशुपालन और पोल्ट्री फार्मिंग और पिग फार्मिंग से रिलेटेड जो भी सिलेबस है, तो सबसे फर्स्ट यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी का फर्स्ट चैप्टर। यह चैप्टर अच्छे से आप पढ़ें ताकि जो भी डेयरी के अंतर्गत जितने भी सिलेबस में जो भी चैप्टर है वो आपको पूरा समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो यहां पर बच्चों देखो, सबसे फर्स्ट यहां पर है मेथड ऑफ मिल्किंग। तो आइए जाने मिल्किंग क्या है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट यूनिट है दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए मिल्किंग जरूरी है, तो मिल्किंग को आइए पूरा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले यहां पर ध्यान दें, गौ दोहन का मतलब ही क्या होता है? मिल्किंग होता है। गौ दोहन का मतलब ही क्या होता है? मिल्किंग होता है। दूध का उतरना या पोसना या क्षरण, समझ गए होंगे आप लोग। इसी को हम लोग बात करेंगे लेट डाउन ऑफ मिल्क या मिल्क सिक्रेशन। चले, ठीक। तो गौ दोहन मिल्किंग के लिए जरूरी क्या है? दूध का उतरना, पोसना या उसका क्षरण होना, मतलब कि लेट डाउन ऑफ मिल्क सिक्रेशन। ओके, चले। तो इसका मतलब यहां पर आप देखें कि ये दूध उतरने के लिए रिस्पॉन्सिबल, पोसने के लिए रिस्पॉन्सिबल, या क्षरण के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, वो किसके कारण दूध मिल्क सिक्रेशन या लेट डाउन ऑफ मिल्क होता है? तो यहां पर ये जो प्रोसेस है, ये है तंत्रिका न्यासर्ग के कारण न्यूरो हार्मोन फिनोमिनन। ओके, तंत्रिका न्यासर्ग के कारण, न्यूरो हार्मोन फिनोमिनन प्रोसेस के कारण दूध उतरता है, पोसता है या उसका क्षरण होता है। तो जब दूध क्षरण होता है और हमें दूध प्राप्त होता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? मिल्किंग कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहां पर आप देखेंगे दूध उतरना, पोसना या क्षरण, सिक्रेशन।
तो जब सबसे पहला पॉइंट, कोई काल्फ, बछड़ा, जो मादा पशु है, गाय है, उसके थनों को, टीट को, किसको, टीट को, थनों को या किसी क्रिया के द्वारा चूसता है या सहलाता है, सक करता है, स्मूच करता है, तब इनके थनों में उद्दीपन होता है। थन मतलब टीट में क्या होता है, उद्दीपन होता है, जिसे स्ट्यूमिलेटिंग कहेंगे। ठीक है, उद्दीपन होता है, स्टिमुलेटिंग होता है, जिसके कारण थनों से दूध निकलता है, क्षरण होता है, सिक्रेशन होता है। ओके, तो जब उद्दीपन होता है, क्या होता है, जब भी बछड़े के द्वारा या दूध दोहने वाले ग्वाले के द्वारा टीट को या तो दबाया जाता है, चूसा जाता है या सहलाया जाता है, तब उसमें उद्दीपन होता है। तो सीधा उद्दीपन के कारण, स्टिमुलेटिंग के कारण इसके मस्तिष्क में ठीक है, इसके मस्तिष्क में जो कौन सा प्रभावी ग्लैंड है, पिट्यूटरी, जो ग्लैंड है, ये क्या होता है बेटा, प्रभावित होता है। क्या होता है, मस्तिष्क में स्टिमुलेटिंग के कारण मस्तिष्क में को प्रभावित करता है। तो मस्तिष्क में कौन सा ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभावी ग्लैंड होता है, जहां से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्राव होता है। ये ध्यान रखेंगे। किसका स्त्राव होता है, ऑक्सीटोसिन का, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव होता है। ठीक है, चले आगे। स्त्राव होता है और स्त्राव होने के कारण, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्राव होने के कारण दूध क्या होता है बेटा, क्षरित, मिल्क सिक्रेशन ये क्या होता है, पॉसिबल होता है। क्या होता है, पॉसिबल होता है। ठीक, जिसे हम क्या कहेंगे, मिल्किंग कहेंगे। ओके, चले अब इसी के साथ एक और हार्मोन है, एड्रीनेलिन। कौन सा हार्मोन है, यहां देखेंगे आप लोग, एड्रीनेलिन हार्मोन। ठीक, अब ये इसका काम क्या है, एड्रीनेलिन हार्मोन का, ये ऑक्सीटोसिन के प्रभाव को खत्म कर देता है। तो कोई ना कोई कारण होगा कि एड्रीनेलिन हार्मोन ऑक्सीटोसिन के क्या कर रहा है, प्रभाव को
खत्म कर रहा है। कोई ना कोई एक रीजन होगा। तो रीजन क्या है कि दूध दोहते समय ड्यूरिंग मिल्किंग, दूध दोहते समय ड्यूरिंग मिल्किंग किसी कारण से गाय अशांत होती है। अशांत मतलब एबनॉर्मल, ठीक है, अशांत मतलब एबनॉर्मल। जैसे कि दूध दोहते समय अचानक से फटाका फूट जाना, हाई साउंड में डीजे बजना, ठीक, ओके। तो इस कारण उसमें घबराहट आता है। क्या आता है? घबराहट। तो घबराहट के कारण अंदर में एक भय उत्पन्न हो जाएगा, ओके। और दूसरा चीज कि दूध दोहते समय आप उसे नाराज कर दिए, आप उसे डंडा मार दिए, जिससे वो गाय क्या हो गई? गुस्सा। गुस्सा। तो भय और गुस्सा। तो भय के लिए जो जिम्मेदार है वो है एपिनेफ्रिन, ठीक। और गुस्से के लिए कौन जिम्मेदार है? एड्रिनलिन। समझ गए? एपिनेफ्रिन लाइक एड्रिनलिन दोनों सेम है, लेकिन अशांत होना जो एबनॉर्मल कंडीशन है गाय का, वो दो टाइप से हो सकता है। उसके अंदर फियर आ सकता है, जैसे कि अचानक फटाका फूट गया तो घबरा गई, या आप डंडा मार दिए तो गुस्सा हो गई। तो ये दोनों हार्मोन निकलते हैं। और दूध दोहते समय जो ऑक्सीटोसिन का जो जिसके कारण दूध निकलता है, उसके प्रभाव को क्या करता है बेटा? खत्म कर देता है। तो जिसके कारण दूध को गाय रोक लेगी या ऊपर चढ़ा लेगी, जिसे हम लोग कहेंगे होल्डिंग अप ऑफ मिल्क कहेंगे। होल्डिंग अप ऑफ मिल्क कहेंगे। इसके अंतर्गत आप देखें, जिसे आप कहेंगे दूध को चढ़ाना। दूध को चढ़ाना, समझ गए? तो दूध को चढ़ाना। इसी के साथ किसी कारणवश गाय के द्वारा बछड़ा जन्म देने के बाद बछड़ा क्या हो जाए? मर जाए। उसका काल्फ का क्या हो गया बेटा? डेथ हो गया। अगर बछड़ा मर जाए तो इस कंडीशन में भी कभी कभी गाय से दूध निकलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। मिल्क सिक्रेशन क्या हो जाता है? होल्ड हो जाता है। तो वापस से दूध को निकालने के लिए 0.5% ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देना होगा, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीटोसिन ग्रोथ हार्मोन है। क्या है? ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन, ठीक है। जो फिर से जो अपने प्रभाव को उत्पन्न करेगा, डेवलप करेगा किसको? ऑक्सीटोसिन। और दूध निकलने की प्रक्रिया क्या होगी? स्टार्ट होगी। समझ गए होंगे? तो इस स्लाइड में फिर से आप लोग रिवीजन कर लें। गौ दोहन से स्टार्ट हुआ है, दूध का उतरना, पोषना, क्षरण, जिसे लेट डाउन ऑफ मिल्क कहते हैं, मिल्क सिक्रेशन कहते हैं। यह एक प्रकार का तंत्रिका न्यासर्ग न्यूरो हार्मोन फिनोमिनन है, ओके। काल्फ या बछड़ा गाय के द्वारा, गाय के टीट को या थन को बछड़े के द्वारा चूसना या सहलाना, सक या प्रेस करना, जिसके कारण उसके थनों में उद्दीपन मतलब स्टिमुलेटिंग होगा, जहां पर मस्तिष्क पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगा? प्रभावित होगा, और वहां से ऑक्सीटोसिन का स्त्राव होगा, ठीक है, जिससे दूध निकलेगा। क्या निकलेगा? दूध निकलेगा, मिल्क सिक्रेशन होगा। अब दूसरा चीज है एड्रेनलिन हार्मोन के कारण दूध को चढ़ाना, मतलब होल्डिंग अप ऑफ मिल्क, मतलब कि यह ऑक्सीटोसिन के प्रभाव को खत्म कर देता है। जब आप दूध दोहते समय ड्यूरिंग मिल्किंग गाय किसी प्रकार से अशांत हो जाती है, या उसके अंदर भय हो जाता है, या वो गुस्सा हो जाती है, तो उसी
एड्रिनल ग्लैंड होता है, वहां से एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा और ऑक्सीटोसिन के प्रभाव को क्या कर देगा, खत्म कर देगा इफेक्ट को, और जहां से दूध क्या हो जाएगा बेटा, चढ़ जाएगा या दूध रुक जाएगा, जिसे होल्डिंग अप ऑफ मिल्क कहेंगे। भय का कारण है एपिनेफ्रिन हार्मोन और गुस्सा का कारण है एड्रेनलिन हार्मोन। बछड़ा यदि मर जाए तो भी दूध निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यहां पर 0.5% ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन देकर उसे वापस निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलें, तो इसी को क्या कहा गया है, गौ दोहन, और गौ दोहन से ही पॉसिबल है क्या है, दुग्ध उत्पादन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आपके डिफरेंट टाइप का जो मिल्किंग मेथड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार यहां देखें, दोहन की विधियां हैं, और कहीं न कहीं दूध दोहने का जो विधि है, मेथड है, वो एक प्रकार का क्या है बेटा, आर्ट है। आपको दूध दोहना आना चाहिए, जिससे कंप्लीट मिल्किंग क्या हो, ऑब्टेन हो। दूध दोहते समय आप कंफर्टेबल महसूस कराएं किसको, गाय को, कंप्लीट दूध या कंप्लीट मिल्क क्या होगा, ऑब्टेन होगा। तो इसके कई मेथड हैं, जिसमें से हस्त विधि और मशीन विधि। तो इसके तरफ देखें, हस्त विधि में सिस्टम होता है। क्या होता है बच्चे, सिस्टम। तो सिस्टम कैसे होता है हस्त विधि में, इसको देखेंगे आप लोग। हस्त विधि का दो सिस्टम है, हाथों को या गीला करके या सूखा करके, मतलब कि एक वेट मेथड होगा और एक क्या होगा, ड्राई मेथड। ठीक, वेट मेथड होगा और ड्राई मेथड होगा। और हस्त विधि जो है, यह सबसे हमारे देश की सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। ठीक, सबसे पुरानी विधि है, और ग्रामीण स्तर पर, विलेज लेवल पर आज भी इस मेथड को प्रीफर किया जाता है। ठीक है, तो गीला और सूखा। तो सबसे फर्स्ट, या तो दूध का जो दूध दोहते समय ड्यूरिंग मिल्किंग, दूध का जो पहला धार है उससे हाथ को भिगो ले या पानी से भिगो ले, जिसके कारण थन से दूध निकालते समय, टीट से मिल्क सिक्रीट करते समय थोड़ा सा टीट को, थन को ल्यूब्रिसिटी मिले। ठीक, दूसरा है सुखाकर, मतलब कि हाथ को सबसे पहले डिसइंफेक्टेड करें डिटॉल से, स्वच्छ कपड़े से हाथ को पोंछें, वाइप्ड करें, और उसके बाद दूध दोहने की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। ठीक, ये दो मेथड है। तो यहां पर जो वैज्ञानिक विधि के द्वारा कंसीडर्ड किया गया है, वो है सूखा विधि। क्या है बेटा, अच्छा माना जाता है। हाथों के द्वारा दूध दोहने का कौन सा विधि अच्छा माना जाता है, बेस्ट क्या माना जाता है, सूखा विधि। हाथों को सूखा करके दूध दोहने को क्या किया जाता है, अच्छा माना जाता है, बेस्ट कंसीडर्ड किया गया है। गीला जो है, वेट मेथड जो है, उसे बेस्ट कंसीडर्ड नहीं किया गया है, क्योंकि उससे गीला करने से दूध में बैक्टीरिया, नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, दूध कंटामिनेटेड हो सकता है, मिल्क दूषित हो सकता है। समझ गए? चलें तो आगे बढ़ते हैं हस्त विधि, और उसके बाद है क्या है, मशीन विधि। तो हस्त विधि में दो सिस्टम आपको गीला सूखा बताया हूं, जिसके अंतर्गत ओके, विच इज अंडर आर 3 मेथड इसमें क्या है बताए गए हैं। कितने मेथड, 3 मेथड बताए गए हैं, और ये हमारे देश में, हमारी कंट्री में बहुत अधिक क्या है बेटा, फेमस मेथड है। क्या है, फेमस मेथड है, पॉपुलर मेथड है। ठीक है, चलिए तो सबसे फर्स्ट यहां पर देखेंगे पूर्ण हस्त दोहन विधि, फुल हैंड मेथड। फुल हैंड मेथड में यहां पर आप सबसे फर्स्ट डेफिनेशन को देखें। डेफिनेशन क्या कह रहा है,
In this method, the teats are pressed between with forefinger and palm. ठीक, फोर फिंगर का मतलब 4 उंगली और हथेली के बीच में थनों को क्या करना है, दबाना है। ठीक है, तो जस्ट फॉर दिस एग्जांपल ये थन है और इसमें 4 उंगली और हथेली के बीच में, तो इस प्रकार से 4 उंगली और हथेली के बीच में, और आपको यहां पर एक स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई दे रहा है, क्या है, मुट्ठी। ओके, मतलब कि फिस्टिंग। ओके, और इस प्रकार इसे कहते हैं पूर्ण हस्त दोहन। क्या कहते हैं, पूर्ण हस्त दोहन। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, मिल्किंग करेंगे। ओके, चलिए इसमें क्या क्या बेनिफिट है। तो इसमें थन जो है, टीट जो है, उसमें किसी प्रकार का म्यूटिलेशन मतलब कि विकृति उत्पन्न नहीं होता है, डेवलप नहीं होता है। म्यूटिलेशन क्या है बेटा, जैसे कि कोई गाय का जो थन का साइज एक्चुअल में अप्रोक्सीमेटली होता है 8 से 10 mm होता है, और उसे बार बार आप खींचेंगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो मसल्स पार्ट है। फुल हैंड मेथड का यूज करने से उसका जो साइज है उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आता है। साइज चेंज हो जाना मतलब अंगों में परिवर्तन होना, ऑर्गन का चेंज होना ही म्यूटिलेशन है। ओके, तो इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। चलिए तो इसी प्रकार इस मेथड को सबसे एक्सीलेंट मेथड माना गया है, बेस्ट, सर्वोत्तम। दूध दोहने का जो 3 मेथड है उसमें से जो फर्स्ट फुल हैंड मेथड है वो सबसे एक्सीलेंट, सर्वोत्तम माना जाता है इसे। और इसी के साथ ये साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक विधि है, और फिस्टिंग स्ट्रक्चर बनता है जब दूध दोहते हैं तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं बेटा, मुट्ठी विधि या फिस्टिंग मेथड के नाम से जानते हैं। ओके, तो कभी भी पूर्ण हस्त दोहन जो है फुल हैंड मेथड के साथ आपको फिस्टिंग मेथड भी आपको पूछ सकता है, किसमें, पेपर में। तो यहां नाम को ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है, सबसे बेस्ट एक्सीलेंट मेथड माना गया है, साइंटिफिक मेथड माना गया है। लेकिन यहां पर एक चीज को और नोट करेंगे आप कि जब भी दूध दोहते हैं तो मिल्किंग का जो लास्ट फेज है, लास्ट मिल्क, मतलब कि दूध दोहने का मिल्किंग का जो टाइम होता है उसका टाइम है 5 से 7 मिनट, मिनिमम 5 टू मैक्सिमम 7 मिनट है। तो 5 से 7 मिनट का जो लास्ट मिल्क है, लास्ट फेज है, उसे लास्ट मिल्क कहते हैं। तो वो कंप्लीट फुल हैंड मेथड से निकलता नहीं है, इसके लिए हमें वापस से एडॉप्ट करना पड़ता है, किसे, स्ट्रिपिंग को। आगे थर्ड मेथड पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रिपिंग ही निकलता है, मतलब लास्ट मिल्क को निचोड़ना पड़ता है। तो निचोड़ने के लिए हमको स्ट्रिपिंग विधि मतलब कि चुटकी विधि का उपयोग, इसका यूज करना पड़ता है। यही बस एक क्या है बेटा, डीमेरिट है किसका, फुल हैंड मेथड का। बाकी ये जितने भी मिल्किंग मेथड है उसमें से सबसे बेस्ट कंसीडर्ड किया गया है। चलिए आगे नेक्स्ट है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बच्चों, मिल्किंग का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो फुल हैंड मेथड है। और आपको बताया हूं कि सिस्टम कितने हैं हैंड मेथड के, 2, वेट और ड्राई। वेट भी 3 है, फुल, नकिंग और स्ट्रिपिंग, और ड्राई भी क्या है, फुल, नकिंग और स्ट्रिपिंग। तो हमेशा आप फुल मतलब जो ड्राई मेथड है, जो हाथ को साफ करके थनों को पकड़ करके धोने की जो प्रक्रिया है, उसे ही आप क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो अब इन तीनों में से भी सबसे बेस्ट कौन है, फुल हैंड मेथड है। चलिए आगे नेक्स्ट है,
नेक्स्ट बी मेथड है, जिसमें से जो फुल हैंड मेथड का जो यहां पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, यहां पर मुट्ठी बनते हुए दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये उसका क्या है, डायग्राम है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं नकिंग मेथड की तरफ। नकिंग मेथड में देखेंगे आप लोग अंगूठा विधि में यू होगा। चले तो इसमें देखो नकिंग में क्या बोला गया, क्या सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन को ध्यान देंगे। इन दिस मेथड द टीथ आर प्रेस्ड बिटवीन द फोर फिंगर एंड द थंब। जो हाईलाइट कर रहा हूं आप लोग उसको ध्यान देंगे, ये बीच में देख सकते हो आप लोग, मतलब कि इसमें थनों को सबसे पहले अंगूठे के बीच में, किसमें, अंगूठे के बीच में और चारों उंगलियों के बीच, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से क्या करेंगे, थनों को दबाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से या इन दिस टाइप मिल्किंग, अगर आप मिल्क ऑब्टेन करते हैं तो सीधा सीधा पॉइंट में यहां पर लिखेंगे, पशुओं को बहुत ज्यादा क्या होगा बेटा, कष्ट होगा, उनके थनों में पेन डेवलप होगा। क्या होगा, पेन। ठीक है, उनको वो अशांत हो जाएंगे और उनको बहुत ज्यादा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक, वहां पर आप क्योंकि थनों को दबा दे रहे हैं अंगूठे के माध्यम से, तो उनको कष्ट होगा। क्या होगा, कष्ट होगा, और वहां पर उनके थनों में म्यूटिलेशन डेवलप होगा। क्या होगा, म्यूटिलेशन। मतलब कंटिन्यू इस मेथड का आप थनों पर यूज करोगे, टीथ पर यूज करोगे दूध दोहने के लिए, तो उनका जो थन का जो एक्चुअल साइज है वो खींच कर क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा, म्यूटिलेशन डेवलप हो जाएगा। बाद में वो थन क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो पशु को कष्ट होता है, इनकी हानियां है, थन क्या हो सकते हैं, खराब। ठीक है, टीथ क्या हो सकते हैं बेटा, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो स्पेशली आप लोग इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा, ये सबसे दूध दोहने की क्या है बेटा, एक प्रकार से अनप्रॉपरली मेथड है, इम्प्रॉपर या अनप्रॉपरली मेथड है। दूध दोहने की असामान्य विधि, अनुचित विधि। कौन सी विधि, अनुचित विधि, दूध दोहने की अनुचित विधि है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आप। ठीक, चलें आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब लास्ट मेथड में पहुंचते हैं हम लोग, चुटकी विधि, स्ट्रिपिंग मेथड की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन सबसे फर्स्ट यहां पर देखेंगे कि इस मेथड में या इन दिस मेथड by press the teeth between the thumb and two finger। आप इस डेफिनेशन को आप कॉपी में लिखकर याद करें। मतलब कि थनों को दो उंगली और अंगूठे के बीच में इस प्रकार से दबाकर जब चुटकी बनेगा, आप दूध दोहने का काम करेंगे। ठीक, ओके। तो सबसे फर्स्ट मेथड था वो सर्वोत्तम था, एक्सीलेंट था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा गाय को क्या होता है बेटा, दूध दोहते समय कंफर्टेबल मिलता है। ओके, तो यहां पर ध्यान देंगे आप लोग। चुटकी विधि में कई बातें हैं। चुटकी विधि में सबसे फर्स्ट बात क्या है कि इस मेथड का यूज आप कहां पर करेंगे, जब कोई गाय फर्स्ट टाइम किसी बछड़े को क्या की है, जन्म दी है। यहां पर फर्स्ट काल्विंग लिखा है। ठीक है, काल्विंग मतलब बछड़े को जन्म देना, बछड़े को जन्म देने की क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, काल्विंग कहते हैं।
तो पहली बार जब कोई गाय बछड़े को जन्म देगी तो उसके थन ऑब्वियसली क्या होंगे बेटा, छोटे होंगे। तो छोटे थनों से आप फुल हैंड मेथड का यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए निचोड़ना पड़ेगा किसको, थन को। ओके, स्टिमुलेटिंग करना पड़ेगा, तब दूध क्या होगा, निकलेगा। तो छोटे थनों के लिए प्रॉपर है और सबसे ज्यादा क्या है बेटा, प्रचलित है। क्या है ये विधि, गांव में विलेज में सबसे ज्यादा यूज होता है। प्रचलित का मतलब है फेमस मेथड है। क्या है, फेमस मेथड है। चलिए, तो इस प्रकार हैंड मेथड 3 टाइप, हैंड मेथड के 2 सिस्टम है, हाथों को गीला करके, हाथों को सूखा करके। तो यहां पर दोनों में से सिस्टम में से बेस्ट है सूखा। अब सूखा में 3 मेथड है, फुल हैंड, नकिंग और स्ट्रिपिंग। तो तीनों में से सबसे बेस्ट मेथड कंसीडर्ड है, एक्सीलेंट है, कौन है, फुल हैंड मेथड जिसे फिस्टिंग कहते हैं। और थर्ड का जो स्ट्रिपिंग है वो ज्यादा फेमस है और छोटे थनों में उपयुक्त है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत आप देखें, चले, तो ये सबसे एक सिंपल डिजाइन आपके समक्ष बनाने की कोशिश किया हूं मैं। अब यहां पर इसके डिजाइन के जो पार्ट्स हैं उसको देखेंगे आप लोग। इस पार्ट को कहते हैं टीट कप, इसे कहते हैं रबर वॉल्व, इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास, और ये है मिल्क कंटेनर। ओके, और ये है वैक्यूम पाइप। वैक्यूम पाइप, ठीक है। अब यहां पर टीट कप कैसे होता है उसे देखेंगे। इस प्रकार से टीट कप को रबर वॉल्व में सबसे फर्स्ट फंसाते हैं, फिट करते हैं। दूध दोते समय रबर वॉल्व और टीट कप को चारों थनों में, जैसे कि गाय भैंस में 4 थन, भेड़ बकरी में 2 थन, ठीक। तो डेयरी एनिमल्स में काऊ और बफेलो में, तो इस टीट कप को दूध दोहते समय, दूध निकलने के समय उनके चारों थनों में, उनके 4 टीट्स में क्या किया जाएगा, फिट किया जाएगा। वैक्यूम पाइप के थ्रू वैक्यूम दिया जाएगा किसको, टीट को, सॉरी इन पाइप्स को। तो जिसके कारण ये पाइप थनों को क्या करेगा, सक करेगा। क्या करेगा, सक। वैक्यूम, क्योंकि अंदर में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, खत्म, तो सक करेगा। सक करके पाइप अपने अंदर दूध को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। इकट्ठा होने के पश्चात दूध धीरे धीरे कहां बेटा, कंटेनर, कहां, कंटेनर। इस मिल्क कंटेनर में क्या हो जाएगा, मिल्क कलेक्ट हो जाएगा। दूध निकल रहा है कि नहीं, ये आप कहां से देखेंगे, एक कांच का जो ग्लास बना है जिसे हम क्या बोले हैं यहां पर, ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो एक डिजाइन है। मार्केट में जो नॉर्मल मिल्क मशीन है उसका जो वेट है, इसको जरूर नोट करेंगे आप लोग, 15 से 20 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम। तो जब वैक्यूम पाइप से जब
हम इसे प्रेशर देते हैं दूध निकालने के लिए, तो इस मशीन का जो प्रेशर होता है 5 से 8 इंच पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये नोट करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट। देन नेक्स्ट सेकेंड, मशीन दूध दोते समय, मिल्किंग के समय वाइब्रेशन क्या करता है? वाइब्रेशन करता है। तो जिसका वाइब्रेशन होता है पर मिनट 50 से 55 मिनट, 50 से 55 मिनट इसका क्या होता है? वाइब्रेशन होता है इस मशीन का। ओके, अगर प्रेशर हम यहां पर मेंटेन नहीं करते हैं, 5 to 8 इंच का जो प्रेशर पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो प्रेशर उसे हम मेंटेन नहीं करते हैं, तो दूध नहीं निकलेगा। अगर प्रेशर इससे ज्यादा हुआ तो दूध के जगह इन थनों से क्या निकलेगा बेटा? ब्लड निकलेगा। क्या निकलेगा? ब्लड। तो इसे ध्यान रखेंगे आपको। ये नॉर्मल एक मिल्क मशीन का क्या है? डिजाइन है, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखें, सर्वप्रथम इस मशीन मेथड का यूज कहां हुआ है बेटा? इंग्लैंड में हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम क्या था? 1914 से 1918। ठीक है, याद रखेंगे। इस मेथड में मिल्किंग का जो मिल्किंग वर्क है वो किससे करेंगे? मशीन से करेंगे। ओके, जिसमें कम समय में अधिक गायों का क्या कर सकते हैं बेटा? मिल्किंग कर सकते हैं, यही पर्पस हो सकता है। और एक मिल्कमैन जो एक ग्वाला है, ग्वाला मतलब समझते हैं आप लोग? शेफर्ड, साइंटिफिक शेफर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? शेफर्ड। तो एक यूनिट मतलब एक मशीन से आप 1 घंटे में 15 से 17 गाय, जिसे नोट करेंगे। और जो एक्सपीरियंस्ड है, जो प्रॉपर इसी में स्किल्ड है दूध दोहने में, तो वो लगभग 2 मशीन का एक साथ उपयोग करके ये 25 से 30 गाय प्रति घंटा क्या कर सकते हैं? दो सकते हैं। इस डाटा को आप लोग याद करेंगे, जिसमें इसका प्रेशर और वाइब्रेशन मैं पहले ही आपको नोट करा चुका हूं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलें, तो यहां पर आपको बताना चाहता हूं शुद्ध दूध और स्वच्छ दूध। ठीक, शुद्ध दूध में क्या है? जिसमें सभी नेचुरल कंपोनेंट क्या हो बेटा? उपलब्ध हो, उपस्थित हो, अवेलेबल हो। ओके, स्वच्छ दूध क्या है? जिसमें बाहर की गंदगी दूध में उपस्थित ना हो। ठीक, मतलब कि दूध में एक्सटर्नल जो डर्ट्स है, ठीक है, एक्सटर्नल जो डर्ट्स हैं वो दूध में उपस्थित ना हो। ओके, तो शुद्ध दूध क्या है? शुद्ध दूध की प्राप्ति आपको होगा हैंड मेथड से। किससे होगा? हैंड मेथड से। और स्वच्छ दूध की प्राप्ति होगा आपको मशीन मेथड से। समझना इस बात को? तो जो अभी यहां पर शुद्ध दूध को हम कहेंगे प्योर मिल्क, और स्वच्छ दूध को कहेंगे हम लोग क्या? क्लीन मिल्क।
समझे बात को? समझे बात को? मतलब कि आप जब दूध दोहने का काम हाथों से करते हैं और आपका दूध डायरेक्ट कहां जाता है बेटा? बाल्टी में जाता है। तो जो अंदर से जब अडर से जब दूध बाहर निकलता है दूध दोहने के बाद, तो उसमें नेचुरल कंपोनेंट पूरे अवेलेबल रहते हैं। ठीक, अब मशीन की बात मैं करूं तो मशीन में क्या होता है? दूध मशीन के द्वारा डायरेक्ट कहां जाता है बेटा? कंटेनर में। तो जो बाहर का जो एनवायरमेंट में जो धूल कंकड़, चारा भूसा या धूल के छोटे कण, फाइन पार्टिकल ऑफ डस्ट, ये सब कहां दूध में मिलेंगे? नहीं, सबसे फर्स्ट। लेकिन अगर मशीन को आप ढंग से साफ नहीं करते हैं, प्रॉपर उसका क्लीनिंग या वॉशिंग नहीं होता है, और उससे प्रॉपर आप कंटिन्यूअसली मिल्किंग करने का काम करते हैं, तो उसमें दूध चिपका रहेगा। और दूध में पहले से क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया भी उस मशीन के अंदर चिपका रहेगा। उससे कंटिन्यू आप दूध जब धोते हैं तो उसमें नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, जिससे दूध का जो नेचुरल कंपोनेंट है, जो प्राकृतिक संगठन है, वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि स्वच्छ दूध की प्राप्ति, क्लीन मिल्क जो ऑब्टेन कहां से होगा बेटा? मशीन के द्वारा होगा। और प्योर मिल्क किसके द्वारा होगा? हैंड मेथड जो है आपका, जो फुल हैंड नकिंग या स्ट्रिपिंग, इसके द्वारा होगा। तो ये पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलें अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तीनों मेथड है थंब, पुल डाउन मतलब कि चुटकी विधि, और यहां पर फुल हैंड मेथड मतलब कि फुल हैंड मेथड मतलब कि पूर्ण हस्त दोहन विधि। तो आगे नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आप देखें, बिफोर मिल्किंग कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड इन एनिमल शेड। दूध दोहन से पूर्व पशुशाला की साफ सफाई। मिल्किंग मेथड समझ लिए आप लोग, मिल्किंग मेथड आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, पशुशाला की साफ सफाई। फ्रेश मिल्क प्रोडक्शन करना है हमें। दूध जल्दी खराब होने वाला पदार्थ है, जिसका सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, जिसके लिए उसे स्वच्छता बहुत ही जरूरी है, क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ उसका प्रोसेसिंग भी बहुत जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट यहां पर देखेंगे, दूध दोहते समय जिस जगह में आप दूध दोहेंगे, जहां पर दूध दोहते हैं उस जगह को कहते हैं एनिमल शेड कहते हैं। तो यहां पर दूध दोहने से पूर्व, बिफोर मिल्किंग, उसका जो फर्श है, फ्लोर या फर्श है, उसे क्लीन वाटर से आप क्या करेंगे? वॉश करेंगे। ओके, और साथ ही साथ 2 एक्टिव मटेरियल यूज करेंगे, जो जीवाणु नाशक है, बैक्टीरियोसाइड है, डेटॉल और क्लोरीन। तो डेटॉल की मात्रा यहां नोट करो 2% और 200 ppm क्या होना चाहिए बेटा? क्लोरीन। ये मात्रा जरूर याद रखना, आप लोग पेपर में पूछा जाएगा। आगे नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट आप देखें यहां पर अपने स्क्रीन में कि द ड्रेन्स ऑफ द एनिमल शेड शुड बी क्लीन डेली एंड वंस अ वीक दे शुड बी डिसइंफेक्टेड। ओके, तो यहां पर देखें ये वंस अ वीक, और यहां पर नेक्स्ट है डेली। रोज आपको साफ पानी से धोना है, किसको? पशुशाला की नालियों को, और उस नाली में रोगाणुनाशक या इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक का प्रयोग आप हफ्ते में कितने बार करोगे? 1 बार करेंगे। ओके, चले, पशुओं को दूध दोहने के 1 घंटे पहले पूर्व एनिमल शुड बी ब्रश्ड और ग्रोविंग। ब्रश या खुरेश यहां पर देखें आप लोग, ठीक, ब्रश या खुरेश क्या होता है? डेयरी यंत्र है जो इस प्रकार लोहे का बना है। इसमें आयरन का इस प्रकार से प्लेट लगा है,
क्या लगा है, प्लेट लगा है, और साइड से पकड़ने के लिए क्या है बेटा, हैंडल है। इनके द्वारा, और इसी को कहते हैं खुरेरा यंत्र कहते हैं, ठीक है। और इनके द्वारा इनके पूरे बॉडी को, किसके बॉडी को, एनिमल के बॉडी को पूरा मॉलिश किया जाता है, मसाज किया जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन, पशु के, एनिमल का जो बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त संचार, वो क्या हो जाए बेटा, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। चले, तो खुरेस कर लेना चाहिए ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए। किसके लिए, क्योंकि दूध दोहने का जो समय है, मिल्किंग टाइम क्या होता है, 5 से 7 मिनट। कितना मिनट होता है, 5 से 7 मिनट का जो क्या है, समय मिलता है। और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो हमें प्रॉपर 5 से 7 मिनट में पूरा कंप्लीट मिल्किंग ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसका उद्देश्य जरूर लिखेंगे आप लोग, किसके लिए, रक्त संचार, शरीर में रक्त संचार को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। ओके बच्चों, चलिए आगे नेक्स्ट है, दूध दोहने से 1 से 1.5 घंटे पूर्व पशुओं को चारा एवं दाना खिलाने का कार्य पूरा कर लेना है आपको, जिसे आप लोग क्या कहेंगे, शुड बी कंप्लीटेड 1.5 आवर्स बिफोर मिल्किंग फोडर एंड ग्रेन, मतलब कि क्या कहेंगे, फीडिंग। इसका कारण है, जो खाया हुआ चारा है, खिलाने के बाद कभी भी दूध नहीं दोना चाहिए। अगर ऐसा काम करते हैं तो चारे का जो अपसुआस है, चारे का जो अपसुआस मतलब अनडाइजेस्टिबल स्मेल है, क्या है, स्मेल, वो किस में आ जाएगा, दूध में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप चारा खिलाएंगे, दूध दोहने से पहले आप क्या खिलाएंगे, 1 घंटा पहले चारा खिलाएंगे। खाना खाने के बाद या फीडिंग करने के बाद ही 1 से 1.5 घंटे बाद आप क्या करेंगे, दूध दोहने का काम करेंगे, मिल्किंग करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5वां पॉइंट है यहां, दूध दोहन से पूर्व अयन को अडर। अब गाय को किसी प्रकार का हम कपड़ा तो नहीं पहनाते बच्चों, तो जो अयन है दोनों पिछले दोनों टांगों के बीच में होता है, तो धूल, मिट्टी, माइट्स, डस्ट उसमें चिपके रहते हैं और ऑलरेडी उसमें बैक्टीरिया होंगे। तो सबसे पहले अयन को क्या करोगे, 2% डेटॉल और 150 से 200 ppm क्लोरीन के घोल से साफ करेंगे, ताकि आपको स्वच्छ दूध, शुद्ध दूध की क्या हो, प्राप्ति हो, दूध खराब ना हो। अब इसके बाद 6 पॉइंट है कि दूध दोहते समय जब पहला धार लोगे, दूध का पहला धार, ठीक है, जिसको आप क्या कहेंगे, फर्स्ट स्ट्रिप ऑफ मिल्क। फर्स्ट स्ट्रिप ऑफ मिल्क, दूध का जो पहला धार लोगे आप लोग, उसको, या स्ट्रीम, फर्स्ट स्ट्रीम ऑफ मिल्क, दूध का जो पहला धार है उसे स्ट्रिप कप, कांच का एक कप होगा जिसमें सैंपल लेते हैं, दूध का सैंपल, वो सैंपल लेंगे आप लोग, इकट्ठा करेंगे और उसे एक टेस्ट के लिए, मतलब कि जीवाणु की संख्या को पता लगाने के लिए प्रयोगशाला पहुंचा देंगे। क्या कर देंगे, प्रयोगशाला पहुंचा देंगे। तो जीवाणु की संख्या को पता लगाने के लिए प्रयोगशाला पहुंचा दिए हो, तो प्रयोगशाला में कौन सा टेस्ट होगा जीवाणु की संख्या को पता लगाने के लिए, रिसाजुरिन टेस्ट। रिसाजुरिन टेस्ट यहां पर होगा, इसको ध्यान से याद रखेंगे। बैक्टीरिया, नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया फाइंड आउट करते हैं, ओके। चलो वहां पर पहुंचा देंगे, ओके। चलिए कीप इन माइंड द एनिमल साइड। 6 पॉइंट लिखाया था, अमाउंट बताया था, डिसइंफेक्टेड करने के क्या क्या मटेरियल यूज करेंगे बताया था आप लोगों को, सब चीज बताया था आपको। अब उसी में देखो किस किस प्रकार से आते हैं ना। तो दूध में पाई जाने वाली जो है गंदगी, डर्ट्स फाउंड इन द मिल्क, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको। yes, अब इसमें 2 टाइप की क्या है, डर्ट्स फाउंड है, जो विजिबल टू द आई, जो आंख से दिखाई देने वाली है, और नॉट विजिबल टू द आई, जो आंख से ना दिखाई देने वाली। तो इसमें सबसे फर्स्ट यहां पर देखेंगे आप लोग,
आंख से जो दिखाई देने वाली समझिएगा आप लोग, है ना, आंख से दिखाई देने वाली एग्जाम्पल में क्या क्या है? भूसा, चारा और धूल के कण। चारा, भूसा, धूल के कण, समझ रहे हो ना? तो ये आंख से दिखाई देते हैं, क्या देते हैं? और इसको अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दूध को फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे? छानना। ठीक है। अब आंख से ना दिखाई देने वाली गंदगी आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसका कॉजेज क्या है? दो टाइप के हैं, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। तो सबसे मेन फैक्टर है इसका कौन है? इंटरनल। इंटरनल के लिए ओनली कौन रिस्पॉन्सिबल है? बैक्टीरिया। कौन है? बैक्टीरिया। दूध में पहले से जो बैक्टीरिया है, पहले से कहां से दूध कहां से निकलता है? एडर से, है ना? बैक्टीरिया क्यों है दूध में? बैक्टीरिया क्यों है दूध में? सभी जानते हो बैक्टीरिया होता है दूध में। बैक्टीरिया होता नहीं तो दूध दही में चेंज ना होता। लेकिन बैक्टीरिया कहां से आ रहा है? कहां से? उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पहले ही उनके फर्स्ट स्टमक में होते हैं। किसमें होते हैं? फर्स्ट स्टमक मतलब समझते हो? रूमेन। आगे पढ़ाऊंगा आप। रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो जो रूमेन है, रूमेन में ही क्या होता है बेटा? रूमेस्टिकेशन फंक्शन होता है, मतलब कि जुगाली करने की क्रिया वहीं पर। और पशु क्या खाते हैं भोजन में? चारा, दाना। चारा दाना मतलब कि पेड़, पत्ते, मतलब मोटे चारे, पतले चारे। मोटे चारे में पत्तियों के साथ साथ तने भी, स्टेम भी, है ना? तो जैसे ही स्टेम को तोड़ोगे तो फाइबर्स निकलता है ना, रेशा, जिसको आप लोग साइंटिफिकली क्या कहते हो आप लोग? सेल्यूलोज कहते हो ना आप लोग, रेशा जो उसमें मिलने वाले। अब वो क्या है, जैसे कि इंसान जो भोजन करता है वो उसका जो भी खाता है, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, वो क्या है? सॉल्युबल होता है ना, शरीर के अंदर घुलनशील है, सॉल्युबल है ना। लेकिन वो जो फाइबर है, जो सेल्यूलोज है, ठीक है, वो क्या है बेटा? वो एकदम कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, मतलब कि जटिल पदार्थ है, वो पचता नहीं है। तो उसके जो फर्स्ट स्टमक में क्या होता है? बैक्टीरिया के थ्रू फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन किण्वन होता है, फर्मेंटेशन, जिससे सेल्यूलोज किसमें चेंज हो जाता है? सरल पदार्थ में। किसमें? सरल पदार्थ में, इजी मटेरियल में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है। तो अब बैक्टीरिया है, तो बढ़ते गया कहां? ओमेजम, फिर कहां? एबोमेजम, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर भोजन का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा ना, अवशोषण होगा। किसका? न्यूट्रिएंट एलिमेंट का। उसी के और सीधा किसमें जाता है? ब्लड में जाता है। तो बैक्टीरिया भी किसमें? और फिर ये दूध, जितने भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट के हिसाब से, समझ गए? तो उसमें दूध में बैक्टीरिया वहां से आता है। ठीक है। तो बैक्टीरिया है, जिसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया और जैसे बाह्य कारक कौन से हैं? जो दिखाई नहीं देते, छोटे कण, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, धूल के छोटे कण। तो आंख से दिखाई देने वाली को आप लोग सीधा फिल्टर करोगे। क्या करोगे? और इंटरनल फैक्टर के थ्रू जो बैक्टीरिया है, जो दिखाई नहीं देगा, जो डस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गंदगी के लिए, और बाह्य कारक जो बाहर से आ रहे हैं। कहां से? धूल के छोटे कण। किसके? धूल के छोटे, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। इन दोनों को खत्म करने के लिए आपको दूध को क्या करना होता है बेटा? गर्म। क्या करना होता है? ल्यूकवार्म, हीट करो या पास्चुराइज करो। ठीक है। तो दूध में पाई जाने वाली गंदगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। समझ गए होंगे इसको?
तो आपको बता चुका हूं, धूल के बड़े कण चारा तथा भूसा, ये लिखा हुआ है ना। अयन के बाहर से आता है जो बताया हूं आपको। उसके बाद क्या है, आंख से दिखाई नहीं देने वाली गंदगी, डर्ट नॉट विजिबल टू द आई। बता चुका हूं आप कहां से आ रहे हैं, अंदर और बाहर दोनों से आ रहे हैं। तो यहां पर जो बैक्टीरिया जो बताया था उसका मुख्य कारण जो मेन है, जो दिखाई नहीं देता, किसमें, दूध में, है ना, जिसको गर्म करके खत्म करना होता है, उसका मेन कारक कौन है, कौन है, बैक्टीरिया है। कौन है, बैक्टीरिया है। तो यहां पर देख लो, यहां पर नोट करिए बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, फिर उस बैक्टीरिया का काम समझाता हूं आपको। चलिए, तो इसमें बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, यहां पर माइक्रोकोकस, नाम सुने होंगे आप लोग, माइक्रोकोकस। माइक्रो क्यों, बैक्टीरिया के समूह का सबसे छोटा बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस सुने होंगे आप लोग, कोलीफॉर्म सुने होंगे, स्यूडोमोनास सुने होंगे और एक्सेट्रा। ये इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप लोग लिखे होंगे ना, आप लोग जो आंतरिक कारक के लिए कौन है जिम्मेदार, बैक्टीरिया। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, यहां पर जो मैं सर्कल बनाया हूं, माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस, कोलीफॉर्म और स्यूडोमोनास। अब यहां पर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया, कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी हैं। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस क्या है, मानव जीवन के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए, है ना, बॉडी टेम्परेचर के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है इसको, बैक्टीरिया को, मानते हो। और ये दूध को दही में क्या करता है, बदलता है, कन्वर्ट करता है ना, मिल्क को कर्ड में बदलता है। कोलीफॉर्म सुने हो कभी, कोलीफॉर्म, ये ऐसा बैक्टीरिया है इसका मात्रा ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, कोलीफॉर्म का मात्रा ज्यादा हो जाए तो दही खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, कभी दही में देखे होगे आप लोग, बबल्स आने लगते हैं या स्मेल आने लगता है, कोलीफॉर्म। और स्यूडोमोनास जो है, क्या है, स्यूडोमोनास और माइक्रोकोकस के कारण ही दूध क्या होता है, खराब होता है। जैसे बिना उसको प्रोसेसिंग के, प्रोसेसिंग का तरीका जानते हो दूध का, गर्म करना या ठंडा करना, गर्म करना या बिना नॉर्मल टेम्परेचर में आप छोड़ दिए दूध को, कुछ समय बाद दूध क्या हो जाता है, अपने आप खराब हो जाता है। जैसे ही गर्म करोगे तो फट जाता है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, माइक्रोकोकस और स्यूडोमोनास। ये तो दूध को दही में चेंज करेगा, कोलीफॉर्म दही को खराब करने में होता है। तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया है जो अयन से आता है। किससे आता है, अयन मतलब कि अडर से। ओके, अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यदि दूध में बाहर से आने वाली गंदगी, डर्ट्स को क्या कर दें, रोक दें। ठीक है, कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इन द मिल्क आर स्टॉप, रोक दें। कहां से आने वाली, मतलब कि दूध आप किससे दो रहे हो, मशीन से। मशीन से दोगे तभी तो आउटर साइड के जो भी डर्ट्स है वो कहां आएंगे, उड़कर कहां आएंगे, नहीं आएंगे ना। अगर मतलब मशीन से धो रहे हो, किससे धो रहे हो, तो उसमें नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया पर क्यूबिक सेंटीमीटर कितना होगा, इसको नोट करना भैया आप लोग, 300 से 1500 प्रति घन सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। क्यूब का साइज तो देखे होगे आप लोग, जैसे कि फ्रीज में जमा रखा हुआ जो आइस क्यूब का जो ट्रे होता है, तो उस पर मेजरमेंट कर लो कि उतने दूध में इतने बैक्टीरिया होंगे। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या बताया, आंख से ना दिखाई देने वाली गंदगी में क्या है, बैक्टीरिया। आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर, जिसमें से कौन कौन से, माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस, कोलीफॉर्म और स्यूडोमोनास। ठीक है, और बाहरी कारक, धूल के छोटे कण बताया था आपको। इन दोनों को खत्म करने के लिए दूध को क्या करना है, गर्म करना है। अगर दूध से आने वाली गंदगी को रोक दिया जाए बाहर से, मतलब कि रोकना कैसे रोक पाओगे, मशीन से अगर दूध दोगे तो, ठीक है, तो उसमें नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया पर क्यूबिक सेंटीमीटर कितना होगा, 300 to 1500 होगा। यहां पर दिया हुआ है, यहां पर भी, ठीक है। अब यहां पर कैसे क्वेश्चन को घुमाकर पूछेगा आपको शुद्ध दूध और स्वच्छ दूध पढ़ाया था, प्योर और क्लीन मिल्क। हाँ, तो क्लीन मिल्क में नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया पर क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। क्लीन मिल्क किससे आता है,
मशीन से आता है। और प्योर मिल्क सीधा डायरेक्ट हैंड से करेंगे तो डायरेक्ट बाल्टी में आएगा, है ना? ठीक है। तो क्लीन मिल्क बताया था ना उसमें, मशीन से। क्लीन मिल्क किसमें? आउटसाइड के जो किसी भी प्रकार का डर्ट्स किसमें मत हो, कंटामिनेंट मत हो, किसमें? दूध में। ये बताया था ना आपको। तो आपको घुमा कर पूछ देगा कि स्वच्छ दूध में नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं। ठीक है। तो इसको याद रखना, माइक्रोकोकस और स्यूडोमोनास दूध को क्या करेंगे? नॉर्मल टेम्परेचर पर खराब कर देंगे। स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस से दूध दही में बनता है और कोलीफॉर्म से क्या होता है? दही खराब हो जाता है। ठीक है, चले यहां तक हो गया। ये फर्स्ट वाला जो है आपका, ये वाला, यही दूध को क्या करते हैं बेटा? नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या कर देते हैं? खराब। क्या कर देते हैं? खराब। दही में सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया होता है कौन होता है? स्ट्रेप्टोकोकस, कोकाई फैमिली के। किसके? कोकाई फैमिली समझते हो ना, बैक्टीरिया के। तो उसमें होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस। ठीक है। और कोलीफॉर्म उसको, दही को क्या करेगा? खराब करेगा। आगे बढ़े क्या? बढ़े क्या? चलें। तो दूध में पाई जाने वाली गंदगी के क्या है? स्रोत है, सोर्स ऑफ डर्ट्स फाउंड इन मिल्क। तो दूध क्या किस प्रकार से गंदा होगा? पहली बात फिर से पूछ रहा हूं मैं, ये सब अंधा गंदा क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? अरे डेयरी इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है उधर 1 लाख लीटर तुम लोग का मिल्क प्रोडक्शन हुआ, क्या हुआ? और बर्तन थोड़ा सा भी गंदा हुआ तो जस्ट मिनटों में वो पूरा का पूरा दूध क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप फर्स्ट, बाहरी कारक, संपूर्ण कारक और आंतरिक कारक। बाहरी कारक, एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा? सेफर्ड है, ग्वाला। क्या है? ग्वाला, सेफर्ड है। पूछो क्यों? अगर मान लो इसको टीबी हो गया, क्या हो गया? ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, बैक्टीरिया है ना। तो दूध दोहते समय वो खांसी आया, कग आया, है ना, खांसी कग आया, तो उसके बैक्टीरिया के फ्लैक्स किस में चले जाएंगे? दूध में चले जाएंगे। मतलब इसको ग्वाले को ये नहीं बोल सकते हम लोग कि नहा धो क्या, कि हाथ धोने से पहले डिसइंफेक्टेड कर। मतलब कि बाहरी कारक का कारण ही टीबी है। क्या है? टीबी है। इसलिए ग्वाले को टोपी पहन के क्या बोलते हैं और मास्क लगा के क्या बोलते हैं, या अपन पर्टिकुलर इसे बांध ले। ठीक है। अरे टीबी के लिए ही पाश्चुराइजेशन आया था, तुम लोगों को नहीं पता हिस्ट्री इसका? समझे? पाश्चुराइजेशन का हिस्ट्री नहीं पता तुम लोग को? पाश्चुराइजेशन बहुत पुराना है। मीट को यूज किया गया पहले तो गर्म करके उसको लॉन्ग टाइम तक, इस समझिए उसको सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। शराब को भी किया गया, समझे? मांस को, शराब को, एल्कोहल को, मतलब उसी के लाइक और किसी किसी चीज को, है ना। फिर बाद में जब ये लगभग आपका 1942 से 1956 तक जो टीबी का संक्रमण ज्यादा था, किसका? तो वहां पर सुझाव दिया गया लास्ट में कि दूध को गर्म करके टीबी, क्योंकि टीबी का जो बैक्टीरिया है दूध में सबसे ज्यादा फैल रहा है। किसमें? दूध के द्वारा ज्यादा फैला उस टाइम में। किसके पास? मनुष्यों से, एक दूसरे से स्प्रेड हुआ सबसे ज्यादा, समझे? तो वहां पर वैज्ञानिकों ने बताया कि 62 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उसको क्या करो आप? पाश्चुराइज करो। क्या करो? पाश्चुराइज करो। तो यहां पर बाहरी कारक के लिए जो इंटरनल फैक्टर है, एक्सटर्नल, वो कौन है बेटा? सेफर्ड है। कौन सी बीमारी के कारण? टीबी के कारण। संपूर्ण कारक के लिए उसका खुद का पशु है, कौन है बेटा? एनिमल खुद है। और उसका कौन है? अडर। मतलब कि आपको बता चुका हूं कि आपको द होल फैक्टर में आयन को सफाई के लिए क्या करना है?
दूध दोहने से पहले डिसइंफेक्टेड करना है, ठीक है। और इंटरनल फैक्टर में ओनली कौन है बेटा, क्योंकि यहां से क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, ठीक है। चले, ये वाला क्वेश्चन आपके टीचर के पोस्ट पे आया हुआ है। अब जब हम लोग क्या किए थे, 6 पॉइंट जो पढ़े थे हम लोग, दूध दोहने से पहले पशुशाला की साफ सफाई में निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। फॉलोइंग थिंग कीप इन माइंड द एनिमल साइड में, है ना। तो इसमें क्या क्या हम लोग किए थे, 6 पॉइंट में क्या किए थे कि दूध दोहते समय सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रीम ऑफ मिल्क, दूध की पहली धार को हम लोग स्ट्रिप कप में निकालेंगे, लेबोरेटरी में भेजेंगे। वहां पर बता दिया था रिसाजुरिन टेस्ट जो नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया फाइंड आउट करेगा, वो आ चुका है। मान लो टेस्ट जो पहली धार था, क्या था, पहला धार था, उसका फर्स्ट स्ट्रीम ऑफ मिल्क था, उसका अमाउंट कितना था, 1 मिलीलीटर, कितना था, 1 ml था। अब उसको रिसाजुरिन टेस्ट किया गया, अलग अलग टेस्ट किया गया, कुछ में पाया गया कितना जीवाणु, 2 लाख से कम, क्या पाया गया, लेस देन 2 लाख। तो उसको रखा गया किसमें, वेरी गुड कैटेगरी में। किसमें रखा गया, वेरी गुड कैटेगरी में रखा गया, जिसमें से 2 से 10 लाख तक पाया गया। कितना पाया गया, सेकेंड टेस्ट में 2 से 10 लाख, तो वो दूध नॉर्मली गुड। ओके, 10 से 50 लाख किसी थर्ड टेस्ट में पाया गया, तो सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक है आपके लिए, ठीक है। अगर जिस दूध में जीवाणुओं की संख्या, नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया कितना है, 50 लाख से ज्यादा है, तो उस दूध को डायरेक्ट क्या बोलेंगे बेटा, स्पॉइल्ड मिल्क या पुअर मिल्क कहेंगे। दूध को गर्म किए होगे कभी आप, डायरेक्ट दूध को गर्म करते ही क्या हो गया, फट गया, मतलब उसमें जीवाणु की संख्या क्या हो गया, 50 लाख। आपको यहां पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्मल रॉ मिल्क ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को यहां पर कर लेना, दूध में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को कहते हैं सोमैटिक सेल्स। क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल्स कहते हैं, है ना। तो आपको बोल देगा कि किसी दूध में नंबर्स ऑफ सोमैटिक सेल्स कितने हैं, 2 से 10 लाख, तो उसको किस कैटेगरी में रखोगे, गुड में रखोगे। किस में रखोगे, ये जो आपका जो यहां पर चार्ट जो दिया हूं आपको 4 कैटेगरी में, वो आया हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे भैया, आप लोग याद रखना है इसको। और ये टोटल जो 4 टाइप के अलग अलग कैटेगरी है, ये रिसाजुरिन टेस्ट करके लाया गया है। क्या करके लाया गया है, रिसाजुरिन, जिसको मैं लिखा चुका हूं आपको। और यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि जब भी किसी चीज का क्लासिफाइड किया जाता है कैटेगरी के लिए, तो सबसे ऊपर में एक्सीलेंट होता है। क्या होता है, इसमें एक्सीलेंट नहीं दिया है, इसमें क्या दिया है, वेरी गुड दिया है। एक्सीलेंट क्यों नहीं दिया है, क्योंकि पहले से ही दूध क्या है, दूषित है, कंटामिनेटेड है। किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण, उसको इसलिए एक्सीलेंट कैटेगरी में नहीं रखे हैं, इसलिए इसको क्या दिए, दूध को वेरी गुड। चलें, नोट कर लिए। तो जितने भी स्यूडोमोनास, कोलीफॉर्म, माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, कोलीफॉर्म में बैक्टीरिया है, टोटल है सोमैटिक सेल्स टाइप में। कायिक कोशिका क्या है, ऐसी कोशिका जो शरीर में ही बनते हैं। क्या बनते हैं, बॉडी सेल्स में, जिसको सोमैटिक को कहते हैं हिंदी में कायिक कोशिका।